नमस्कार विद्यार्थियों, आज का अपन टॉपिक है गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 और इसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला सवाल है 140। ये लाइनें मैंने पहले इसलिए खींच दी, ये स्केल से लाइनें खींची है ताकि टैबलेट पर सीधी लाइन नहीं खींच सकते ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, 140 लिखेंगे यहाँ पर और इसमें हम 2 का भाग देंगे और 2 का भाग इसमें 70 बार जा रहा है। फिर इसमें 2 का भाग देंगे और 2 का भाग इसमें 35 बार जा रहा है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार। तो इसमें हम 7 लिखेंगे एक बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गई। इसमें 2 है, 2 बार तो 2 की घात हो गई 2, फिर 5 × 7, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार हमें 156 का करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे 156, 2 का भाग इसमें 78 बार जाएगा और 2 का भाग जा रहा है इसमें 39 बार और इसमें 3 का भाग जा रहा है 13 बार और इसमें भी 13 का भाग जा रहा है 1 बार। तो 2 की घात कितनी होगी यहाँ पर, 2 की घात 2 होगी क्योंकि 2 बार आ रहे हैं। तो 2 की घात 2, 3 × 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार हमें 38 और 25 का करना है। 38 और 25, इसमें देखो तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, पर भाजकता नियम के अनुसार इसमें 3 का भाग जाएगा। कैसे, देखो 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग इसमें देखो 1 2 7 और 5 और 1275 बार और इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें 4 बार, इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 5 बार। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग 8 और 5 बार 85 बार और 5 का भाग जाएगा इसमें, ये जाएगा 17 बार और इसमें 17 का भाग जाएगा 1। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 3 आ रहे 2 बार, तो इसका मतलब 3 की घात कितनी हो गई 2। 5 आ रहे 2 आ रहे, यानी कि 5 की घात कितनी हो गई 2 गुणा कितने हो गई 17। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार इसमें करना है 5005 में। 5005 में देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा नहीं, अब सीधे 5 का जाएगा और 5 का भाग जा रहा है इसमें 1001। अब इसमें जाएगा 5 का जाएगा नहीं, 7 का देंगे। 7 का भाग जा रहा है इसमें देखो 7 3 28 और पीछे रहे 2 7 21 3 बार। अब इसमें 11 का जाएगा 13 बार और इसमें 13 का जाएगा 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 × 7 × 11 × 13। इसी प्रकार इसमें करना है। भाजकता नियम के अनुसार इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, 3 का 7 4 11 2 13 और 13 9 22, 3 का जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं। इसमें मैंने देख के कर लिया है, इसमें जाएगा 17 का, 1768 और पीछे 6 बचे 51, 70 से 51 11 70 170 7 119 437 और अब इसमें 17 का भी नहीं जाएगा, 19 का जाएगा, 19 का जाएगा 23 बार और 23 का जाएगा 1। ठीक है, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 17 × 19 × 23, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब अगला प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है, दूसरा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम है। पहले अपने को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, फिर इसके एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, फिर इनकी जांच भी करनी है। ठीक है चलो 26 और 51 का हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। पहले मैं 26 का कर देता हूँ, स्केल से इसको मैं सीधा खींच देता हूँ लाइन। यहाँ पर 26 का हो जाएगा और यहाँ पर मैं 51 का खींच लेता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर मैं 26 ले रहा हूँ। 26 में देखो 2 का भाग जा रहा है 13 बार और इसमें 13 का भाग जाएगा 1 बार। इसमें देखो 51 है, 51 में 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा 17 बार और 17 का जाएगा
एक बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए देखो, 26 के गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणा 13 और 51 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 26 और 51 नहीं है, 26 और 91 है। यहाँ पे मैं संख्या चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जो संख्या है ना, यहाँ पे 9 है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पे 51 नहीं है, 91 है। ये जो यहाँ पे संख्या है ना, ये वाली संख्या यहाँ पे 51 है। किताब मेरे पास खुली है, उसमें लिखा हुआ 91, मैंने 51 लिख दिया। ठीक है, तो इसको मैं वापस कर देता हूँ। चलो अब मैं यहाँ से मैं 51 कर देता हूँ, 51 को मैं क्या कर देता हूँ, 91 कर देता हूँ। चलिए ये हो गई 91। अब देखो, अब मैं 91 कर रहा हूँ। 91 में देखो 7 का भाग जाएगा 13 बार और 13 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। मैं सारे प्रश्न किताब में देख देख के कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मिसप्रिंट हो सकता है इसमें, कोई है नहीं, मानवीय भूल हो सकती है इसमें। 26 का देखो 2 गुना 13 हो रहा है और 91 में देखो 7 गुना 13 हो रहा है। अब इसमें आपको पहले एचसीएफ निकालना है। ध्यान रखना, एचसीएफ की मैंने कल जब वीडियो बनाया तो उसमें परिभाषा दी कि एचसीएफ में कॉमन आता है, सिर्फ वही संख्या लेनी है कॉमन। इसमें देखो यहाँ पर भी 13 आ रहा है, यहाँ पर भी 13 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन कौन सी संख्या आ रही है, 13। और 13 में भी घात छोटी लेनी है, तो दोनों की घात एक एक है, तो छोटी बड़ी गिनो वही रहेगी, 13 रहेगी। तो एचसीएफ तो कितना आ गया, 13। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको तो लेंगे, जो कॉमन नहीं है उनको भी लेंगे, 2 को भी लेंगे, 7 को भी लेंगे और 13 को भी लेंगे। इसका मतलब इसका उत्तर कितना आ गया, 13 7 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182 इसका उत्तर आ गया। अब इनकी करनी है जांच। जांच करने के लिए क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, दो संख्या कौन सी है, 26 और 91। 26 और 91 को एक साइड गुणा करेंगे और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आया 13 और एलसीएम कितना है 182, इनको आपस में गुणा करेंगे। 26 और 91 को गुणा कर दो, मैं यहाँ पे गुणा कर देता हूँ 26 और 91। ये आगे 26 और 9 54, 5 9 18 5 23, 6 के 6 4 2 6 23 64, यहाँ पे आ रहे हैं 2364। ठीक है, और 13 को 182 से मैं नीचे गुणा कर देता हूँ, 82 को 13 से गुणा, 13 2 26 2 13 8 104 6 10 13 23, और यहाँ पर भी कितने आ रहे हैं 2364। इसका मतलब अपना जो पहला क्वेश्चन किया हमने वो सही है। अब दूसरा देखिए 510 और 92, 510 और 92, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500, दूसरा है देखो 510 और 92। तो 510 का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, स्केल ले लेता हूँ, स्केल से लाइन सीधी खींची जाती है। ठीक है ना, हाँ ये लाइन खींच दी 510 के लिए, और यहाँ पे मैं खींच देता हूँ 92 के लिए। हाँ ठीक है ना, चलिए अब 510 में देखो, 510 में 2 का भाग जा रहा है, देखो 2 और 5 और 5 और 255 बार। अब 255 में किसका जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक इसका विषम आ गया है। तो अब 3 का देखते हैं, भाजकता नियम के अनुसार 5 5 10 और 2 12, 3 का नियम लग रहा है इसमें। तो 3 का भाग जाएगा 8 3 24 1 5 3 15, और वापस 5 का भाग जाएगा इसमें 17 बार, और 17 का भाग जाएगा इसमें 1 बार। इसी प्रकार इसमें करना है 92, 92 ना, हाँ सही है। इसमें 2 का भाग जा रहा है 4 और 6 बार, इसमें 2 का भाग जा रहा है 23 बार, और इसमें 23 का भाग जा रहा है 1 बार। अब देखो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 510 के गुणनखंड हुए हैं, 510 के गुणनखंड 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 है, और 5 की घात भी 1 है, और 17 की घात भी 1 ही है। और दूसरा है
92। और 92 में क्या है, 92 में आगे 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब देखो अपने को पहले एस शेप निकालना है, तो एस शेप में ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो कॉमन होता है सिर्फ उन्हें ही लेना होता है। इसमें कॉमन कौन कौन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और कोई नहीं, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 3 है, 5, 17 कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब एस शेप कितना लेना है, 2। अब घात कौन सी लेनी है, तो ध्यान रखना एस शेप में घात छोटी ली जाती है और एलसीएम में घात बड़ी ली जाती है। यहाँ पे छोटी घात कौन सी, तो ये देखो 2 की घात 1 है ना, ये वाली हो गई। ठीक है, और ये बड़ी घात 2 की घात 2, तो हम एस शेप कितना आ गया, 2। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में जो कॉमन आ रहे हैं उनको तो लेना है ही है, जो कॉमन नहीं आ रहे उनको भी लेना है। इसका मतलब 2 कॉमन आ रहा है, 2 को ले लेंगे, 2 की घात कौन सी लेंगे, बड़ी वाली, 2 की घात 2 लेंगे। पीछे कौन बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है और 23 भी बच रहा है। इनको आपस में क्या करेंगे, गुणा। 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 5 से करेंगे 60, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ 60 को, 17 को और 23 को क्या करना है, गुणा करना है। तो 60 को, 17 को और 23 को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 23,460। मैंने कैलकुलेटर पढ़ा है उसमें कर दिया 23,460। ठीक है, एलसीएम आ गया अपना 23,460। अब निकालनी है, जांच करनी है कि उत्तर सही आया नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। a इंटू बी का मतलब हो गया 510 को 92 से गुणा करना, और एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम का मतलब हो गया यहाँ पर 2 को गुणा करना है 23,460 से। 510 को 92 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 46,920, 46,920। इसी प्रकार इसको गुणा करेंगे तो इसका भी वही उत्तर आएगा 46,920। तो इसका उत्तर ये हो गया। ठीक है, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 336 और 54। 336 और 54 देखो 336 और 54, 336 और 54। अब देखो मैं इसके ले लेते, इसको सीधी कर देते हैं, लाइन सीधी खींच देते हैं, ठीक रहता, अच्छा लगता है। ये लाइन खींच दी इसके लिए और ये लाइन खींच दी इसके लिए। ठीक है, अब इस स्केल को हटा देते हैं। चलिए ये 336 है, 336 में हम 2 का भाग देंगे, 1 आ गया, 6 आ गए और 8 आ गए, 168 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे, 8 और 4 आ गए। फिर 2 का भाग देंगे, 4 और 2 आ गए। फिर 2 का भाग देंगे, 21 आ गया। इसको नीचे कर देते हैं और 3 का भाग 7 आ गए और 7 का भाग 1 आ गया। ठीक है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें करेंगे 54 में, 54 में करेंगे 2 का भाग जाएगा 27 बार, 27 में 2 का जाएगा नहीं तो किसका जाएगा, 27 में 3 का जाएगा, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। 3 का भाग 9 बार, 9 में भी 3 का जाएगा 3 बार और 3 का आ गया 1। अब देखो गुणनखंड कौन कौन से बने, देखो 336 के कौन से बने, 2 के बने, देखो 1 2 3 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, एक तो ये हो गया। और 54 के कौन से बने, 54 के बने 2 तो एक बार, लेकिन 3 की घात 3 है, 3 की घात कितनी आ गई, 3। अब देखो अपन को क्या करना है, पहले मैं एस शेप निकाल देता हूँ, एस सी और एफ यानी कि मसब। मसब में ध्यान रखना जो कॉमन आए सिर्फ उसी को लेना है। कॉमन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, इसका मतलब 2 ले लेते हैं, गुणा यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 3 ले लेते हैं। अब इनकी घात कौन सी लेनी है, घात जो छोटी है, तो देखो यहाँ पे 2 की घात 4 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 लेंगे, ले लिए 1 ही है। यहाँ पे 3 की घात 1 है और यहाँ पे 3 की घात 3 है, इसका मतलब 3 की घात 1 लेनी, जो छोटी घात वो लेनी। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 6 आ गए। अब एलसीएम देखो, एलसीएम में जो कॉमन है उनको तो लेना है ही है, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, जो पीछे बच रहा है उसको भी लेंगे, 7 को ले लिया। लेकिन घात कौन सी लेनी है, 2 की बड़ी वाली घात लेनी, बड़ी घात कौन सी है, 4। 3 की भी बड़ी वाली, बड़ी कौन सी घात, 3। अब इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4, 416
और 3 की घात का मतलब हो गया 3 3 9 9 27 गुणा 7। और इसको इन तीनों संख्याओं को आपस में अगर गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3024। 3024। ठीक है। अब करेंगे जांच, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या कौन सी है? 336 है, गुणा दूसरी संख्या यानी कि 54 है। एचसीएफ कितना आ गया? 6 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 3024। अब देखो 3024 को गुणा करेंगे, देखो 624, हासिल 2 लग गई, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 3 18, 18,144। तो इस तरह भी हम गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 18,144। अब गुणा करके देख लेना यही संख्या आ रही। अगर ये संख्या नहीं आ रही तो हमने कहीं न कहीं गलती की है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना था, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करके उनकी जांच करनी थी, उत्तर की जांच भी करनी थी कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है। चलिए वही विधि है, मैं पहले इसके लेके आ जाता हूँ, तो लाइन खींच देते हैं उसकी सहायता से। यहाँ पे 12 का खींचना है तो छोटी लाइन ही खींच देते हैं, ये हो जाएगा 12 के लिए। और अब ये खींच देते हैं मैं 15 के लिए, और ये खींच देता हूँ मैं अगली संख्या के लिए। ठीक है, चल अब 15 है 12 से, 12 में 2 का भाग जा रहा है, देखो 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1। ठीक है, इसी प्रकार 15 का करना है, 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 91 का करना है, 7 का भाग 13 बार और 13 का भाग 1 बार। अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते, देखो 12 का गुणनखंड कौन कौन से है? 2 की घात 2 गुणा 3, 15 की घात 15 के लिए 3 इंटू 5, और 91 के लिए क्या हुआ है? 7 गुना 13। तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना पहले। एचसीएफ के लिए कॉमन चाहिए, कॉमन देखो इसमें 2 और 3 आ रहे हैं, इसमें 3 और 5 आ रहे हैं, इसमें 7 और 13, यानी कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। इसमें देखो 3 और 3 हो रहे हैं लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहे। इसलिए ध्यान रखना, जब ऐसी संख्या आ जाए जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उसका एचसीएफ क्या होता है? हमेशा 1 होता है। 12, 15 और 21 से हो, किताब खोल के रखो यार। 12, 15 और 21 है तो मैं इसको वापस करवा देता हूँ। जो प्रश्न है ना यहाँ पे 12, 15 और 21 है, तो मैंने 12, 15 और 91 लिख दिए थे, ये वाला मैं वापस करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, 2 बार हो गए, मिस प्रिंट किसी ने टाइप कर दिया था ऐसे ही। यहाँ पे 91 नहीं है, 21 है ना, 12, 15 और 21। ध्यान रखो यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? चलो चलो स्केल से लाइन खींचते हैं। 12 के लिए यहाँ पे खींच देते हैं, 15 के लिए यहाँ पे खींच देते हैं, और 21 के लिए यहाँ पे खींच देते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखो यहाँ पे 12 है, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। ठीक है, अब 15 है, 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, 5 का भाग 1 बार जाएगा, और 21 है, 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 का भाग 1 बार। अब देखो 12 के गुणनखंड कौन कौन से है? 2 की घात 2 गुणा 3, और 15 के कौन से हुए हैं? 15 के हुए 3 गुना 7, और 21 के कौन से हुए हैं? 3 गुना 7।
अब देखो इसमें तीन हम कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पर भी कॉमन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 3 है। इसका मतलब है कि HCF कितना आ गया 3। ठीक है ना विद्यार्थियों, स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट हो जाता है, ध्यान रखना। मैं किताब खुली रखने के लिए बोला था, इसको क्या करा अब। ठीक है, अब देखो चलो एलसीएम। एलसीएम में क्या है, एलसीएम में जो कॉमन है उसको तो लेना है, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, यानी कि 2 की घात 2 को लेना है। 3 कॉमन आ गए तो 3 को लेना है, 5 को लेना है और 7 को भी लेना है। ले लो, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 4 को 3 से करेंगे 12, 12 को 5 से करो 60, 60 को करेंगे 420। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 420। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, 23 और 29 में। एक मिनट किताब में देख लेते, यही संख्या ना, हाँ 17, 23 और 29 सही है, मिसप्रिंट हो गया ना। 17, 23 और 29, इसका दूसरा सवाल। 17, 23 और 29। अब 17 का करेंगे, 17 अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का भाग जाएगा एक बार, 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार, 29 में 29 का भाग जाएगा एक बार। सारी अभाज्य संख्या आ गई। जब ऐसी स्थिति हो तो हमें क्या करना है, एचसीएफ को 1 ले लेना हो। जब भी कॉमन कुछ भी नहीं आए उस समय एचसीएफ क्या लेना है 1, क्योंकि 17 का गुणनखंड नहीं हो रहा है, 23 का भी नहीं हो रहा है, 29 का भी नहीं हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या आता है 1 होता है। ठीक है, अब एलसीएम देखो, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 17, 23 और 29 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, इसका आएगा 11,339। ठीक है, इनको आप गुणा करके देख लेना, 11,339 का उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा देखो, तीसरा है 8, 9 और 25, किताब में मिला लेते हैं। 8, 9 और 25 सही है। चलो तो फिर अगला करते हैं 8, 9 और 25। इसका तीसरा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। अब स्केल की जरूरत है, लाइन खींच देते हैं। यहाँ लाइन खींच दी, यहाँ पर भी लाइन खींच दी, और यहाँ पर भी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, चलो स्केल साइड में दो। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, इसमें 2 का भाग 4 बार जा रहा है, 2 का भाग 2 बार जा रहे हैं, 2 का भाग 1 बार जा रहा है। यहाँ पे हम 9 लेंगे, 3 का भाग 3 बार जा रहे हैं, 3 का भाग 1 बार जा रहे हैं। यहाँ पे हम 25 लेंगे, 25 में 5 का भाग 5 बार जा रहा है, 5 का भाग 1 बार। देखो 8 की घात क्या बन रही है, 2 की घात 3 बन रही है। 9 में क्या बन रहा है, 3 की घात 2 बन रही है। 25 में क्या बन रहा है, 25 में 5 की घात 2 बन रही है। फिर भी इसमें कॉमन कुछ नहीं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या आ गए 5। वही स्थिति वापस हो गई, तो एचसीएफ तो इसका क्या होगा 1 होगा। और एलसीएम क्या होगा, तो 2 की घात 3 को, 3 की घात 2 को और 5 की घात 2 को आपस में गुणा कर। 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 की घात 9 का मतलब 2 का मतलब 9, और 5 की घात 2 का मतलब 25। तो 9 8 72, और इसको गुणा करेंगे 1800, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा है कि एचसीएफ निकाल, एचसीएफ दिया हुआ है कि 306 और 657 का अगर एचसीएफ 9 है तो एलसीएम कितना होगा। एचसीएफ दिया, देखो तो उत्तर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो कि एचसीएफ है वह 306 और 657 का कितना दिया हुआ है, इसने 9 दे दिया है। तो अपने को पता है, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। आपको मैंने सूत्र याद करवाया था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। कि क्या होता है, देखो कि एलसीएम को एचसीएफ से गुणा करेगा तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसलिए क्या होगा, हमें एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम यही रहेगा, ये गुणे में ये भाग में चला जाएगा इधर, यानी कि एलसीएम यही रहेगा।
ए इंटू बी बट्टा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम ज्ञात करना। ए इंटू बी का मतलब हो गया 306 गुणा 657। इसमें एचसीएफ का भाग देना, एचसीएफ कितना है 9, 9 का भाग जा रहा है इसमें, देखो 9 7 63, इसमें नहीं जा रहा 9 का, इसमें हाँ इसमें जा रहा है ना 9 3 27, हाँ 9 का भाग इसमें जा रहा है 9 3 27 और पीछे 3 रहे 9 चौक 36, 34 बार 34 और 657 को क्या करेंगे हम गुणा कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 22,338, ये इसका उत्तर है। ठीक है, एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, हमको फॉर्मूला पता है कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा के बराबर होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, एलसीएम को यहीं रखा और एचसीएफ को क्या किया, एचसीएफ को नीचे भाग में भेज दिया और अपना उत्तर आ गया। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब देखो पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, 0 पर समाप्त कब होती है, जब गुणनखंड करने पर उस गुणनखंड में या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 है तो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर इसके अलावा और कोई भी संख्या आ रही है तो 0 पर समाप्त नहीं होगी, और 0 पर समाप्त होगी इसका मतलब उसमें 10 का भाग जा रहा है, और 10 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 5 हो गया। ठीक है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वो 10 से क्या होती है विभाजित। यही लाइन में लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित होती है। इसका मतलब क्या है, यानी अगर दूसरे शब्द में कहें तो 10 से विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है 2 इंटू 5 से विभाजित होगी, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि या दूसरे शब्दों में कहे, दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी। समझ में आई यहाँ तक। यदि कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो सकती है तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से। 10 से होने का मतलब क्या है, 2 इंटू 5। भाई 10 किससे बनता है, 2 इंटू 5 से बनता है, क्योंकि 10 किससे बनता है, क्योंकि 10 बनता है 2 गुणा 5। ठीक है, अब देखो हम 6 का गुणनखंड करें, क्योंकि प्रश्न में कितने लिखा है 6n लिखा, तो 6 का हम गुणनखंड करेंगे। 6n का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कर लो 6 में, 6 का करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 2 का भाग 3, 3 का भाग 1, यानी कि 2 और 3 आ रहे, क्या आ रहे 2 और 3। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2 गुणा 3 की घात n। ठीक है, मतलब दोनों की घात, यानी कि 2 की घात भी n हो रही है और 3 की घात भी क्या हो रही है, n हो रही है। तो इसमें क्या नहीं, 5 नहीं आ रहे हैं भाई, दोनों आने चाहिए, 2 तो आ गए तो, लेकिन 3 और आ गए, 5 नहीं आए। तो 6n के अभाज्य गुणनखंड में कौन सा अंक नहीं है, 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं, इसलिए 6n किससे विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित नहीं होगा।
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 6n के गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं। नहीं, ठीक है। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए सेक्शन 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आगे ऐसा लिखना, देखो मैं वापस समझा रहा हूँ, पूरा आप ध्यान से देखना कि यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वो संख्या किससे विभाजित होनी चाहिए? ध्यान रखना हो 10 से। 10 का मतलब क्या हो गया? 10 का मतलब यहाँ ये हो गया, उसमें 2 का भी भाग जाना चाहिए और 5 का भी भाग जाना चाहिए। तो हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड किया तो उसमें किसका भाग जा रहा है? एक तो 2 का जा रहा है ना, सिर्फ 3 का जा रहा है। इसका मतलब 2 का तो हो गया है लेकिन 5 नहीं है ना। 6n के अभाज्य गुणनखंड में 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा और 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी प्राकृत संख्या, अतः लिखना यहाँ से, अतः किसी प्राकृत संख्या के n के लिए 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसके नीचे मैं लाइन खींच देता हूँ, ये लाइन आपको वापस लिखनी है यहाँ तक, मेरा बोर्ड यहाँ पर कंप्लीट होगा इसीलिए, ठीक है ना। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? ये प्रश्न कह रहा है कि ये भाज्य संख्या तो है लेकिन क्यों है, इसका कारण बताना है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं वो एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता हो, यानी कि उनके 2 से अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आ जाए। भाई 2 गुणनखंड खुद हो रहे, एक तो एक हो रहा है, एक खुद हो रहा है, 2 गुणनखंड तो हो रहे हैं, 2 के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड आ जाए तो भाज्य होता है, नहीं तो भाज्य नहीं होता है। देखो ये आपको पता होना चाहिए भाज्य संख्याओं के भाजक कितने होते हैं। देखो अभाज्य संख्याओं के 2 ही भाजक होते हैं, खुद और एक, और भाज्य संख्याओं 2 से अधिक भाजक होते हैं। ये लाइन में यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। भाज्य संख्याओं के भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, 2 से अधिक भाजक होते हैं, ध्यान रखना है। अभाज्य संख्या में 2 ही होते हैं, खुद और एक। भाज्य संख्याओं को 2 से अधिक गुणन भाजक होते हैं, तो इसमें अगर 2 से अधिक आगे यानी कि 3 आगे या 3 से अधिक आगे तो ये भाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो दी गई संख्या कौन सी है? पहले देखो, पहले जो दी गई संख्या वो लिखते हैं, दी गई संख्या देखो कौन सी है, दी गई संख्या 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस कितने आ गए? 13। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 13, क्योंकि डबल बार है 13, तो 13 हम यहाँ लिख देंगे। वापस कौन सी आगे? 7 गुना 11 गुना 13 की जगह 1 आ जाएगा, और लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं, लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस का 1। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है 7 13 11 7 77 और प्लस का क्या हो रहा है? 1। ये हो गई 13 गुना 78। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 7 नहीं, 1 मिनट, 78 नहीं लिखना यहाँ पे। और किस किस का भाग जा रहा है? 78 में देखो 13 का भाग जा रहा है और 6 का भाग, 13 6 78 होता है। इसका मतलब देखो इसमें 13 का भाग जा रहा है और 6 का भाग जा रहा है, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का और भाग जा रहा है। देखो 2 से अधिक गुणनखंड हो गए यहाँ पे। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हो गए। देखो 1 हो गया है, 6 हो गया, 13 हो गए, 6 में 2 और 3 और हो रहे हैं। भाई 6 में 2 और 3 और हो रहे हैं ना, इसलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस संख्या के 2 से
अधिक भाजक कौन कौन से हो गए? 2 से अधिक भाजक देखो 1 हो गया, 6 हो गया और 13 हो गया। ठीक है, ये भाजक हो गए, एक से अधिक भाजक हैं, एक से अधिक भाजक हैं, अतः यह संख्या भाजक है, अतः यह संख्या भाज्य है। इसी प्रकार इस संख्या में करेंगे। दूसरी संख्या दी गई, देखो दूसरी संख्या की दूसरी संख्या दी है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। कॉमन क्या आ रहा है? देखो 5 है, यहाँ पर भी 5 आ रहे हैं और यहाँ पर भी 5, यानी कि 5 कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे हम 5 लिखेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 की जगह 1 हो जाएगा, 1 लिखे नहीं लिखे क्योंकि गुणे में, तो इसको हटा दो। 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 हो गया। अब देखो 5 गुना 6 7 तो कितने हो गए? यहाँ से गुणा करते देखो 2 एकम 2, 2 3 6, 624, 24 को 6 से करेंगे और 7 42, 42 और 24 को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1008, 1008 और प्लस का यहाँ पे ये 1 रह रहा है, यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गए 5 गुणा 1009। तो देखो अब 1009 किस किस का भाग जा रहा है इसमें? देखो 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 1009, तो 3 संख्या हो गई ना। इन संख्याओं में और किस किस का भाग जा रहा है? देखो 5 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 1009 का जा रहा है। देखो तो इस प्रकार इसमें लिखना, इस प्रकार इस संख्या के इसी में यही लिखना है। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से हो गए? देखो 1 हो गया, 5 हो गए और 1009 हो गए हैं, अतः यह संख्या भाज्य है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 1.1 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखो एक वृत्ताकार पथ होगा, इसमें यहाँ से सोनिया रवाना हो रही है और यहाँ से घूम कर यहाँ आ रही है, इसको 18 मिनट में। उसी प्रकार रवि घूम कर आ रहा है 12 मिनट में। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभ? जैसे मान लो ये क्या नाम है इसका? सोनिया। सोनिया एक चक्कर कितने मिनट में लगा देगी? 18 मिनट में। दूसरा चक्कर कितने मिनट में? 36 मिनट में। इसी प्रकार रवि पहला चक्कर कितने मिनट में? 12 मिनट में। दूसरा 24 में, तीसरा 36 में। देखो कॉमन आ रहे हैं 36। इसका मतलब इसमें अब क्या करना पड़ेगा? अपने को लसप निकालना पड़ेगा। 12 और 18 का क्या निकालना पड़ेगा? लसप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रवि को कितना मिनट लगते हैं? 12 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। 18 मिनट लगते हैं। अब एक समय बाद दोनों अपने जहां से शुरू किया यानी प्रारंभिक स्थान पर होंगे, प्रारंभिक स्थान पर होंगे। पर वो समय 12 और 18 क्या होगा? लसप पर निकालना पड़ेगा। वो समय 12 व 18 का लसप यानी एलसीएम होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 12 में देखो 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार 18 का निकालेंगे 2 का भाग 9 बार, 9, 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग 1 बार। तो 12 का गुणनखंड हो गया, देखो 2 की घात 2 गुणा 3 और 18 का क्या हो गए? 2 की घात 1 और 3 की घात 2। लसप कैसे निकालते हैं? लसप निकालते हैं जो कॉमन है वो घात 2, कॉमन 2 भी है, कॉमन 3 भी है। 2 की घात बड़ी कौन सी है? 2, 3 में भी 2,
2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 4 और 9, तो कितने मिनट आ गए 36 मिनट। ठीक है, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर, तो मैं ये लिख देता हूं, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों, 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। कल हम करेंगे 1.2। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कमेंट जो भी करना है करना। धन्यवाद।